संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे भारत का भूगोल। तो सबसे पहले भारत के भूगोल में हम जानेंगे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार कि भारत स्थित कहाँ पे है पूरी पृथ्वी में, भूगोल के दृष्टिकोण से इसे जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं, देखो भारत हमारा जो है, ये हमारा भारत का नक्शा आपके सामने बना पड़ा है। भारत का विस्तार यहाँ से लेके, आपको पता है यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु से लेके लद्दाख तक है। ये भारत का उत्तर और दक्षिण की ओर विस्तार है। अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार देखें तो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हमारा भारत पूर्व और पश्चिम दिशाओं में फैला हुआ है। आप सभी को पता है कि 2D फिगर में जो दिशाएं होती हैं, इधर होती ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो उत्तर से दक्षिण की ओर भारत का विस्तार है और पूर्व से पश्चिम की ओर भारत का विस्तार है। तो हमको ये जानना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर भारत का विस्तार कितना है और पूर्व से पश्चिम की ओर भारत का विस्तार कितना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है उसको हम दो गोलार्धों में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो अगर हम पृथ्वी को दो भागों में बांट दें तो वो पृथ्वी के गोलार्ध हो जाते हैं। गोलार्ध का मतलब आधा गोला। तो अगर हम पृथ्वी को बीचों बीच से बांट देंगे तो ऊपर वाला गोलार्ध और नीचे वाला गोलार्ध, अगर हम दिशा के रूप में इसे देखेंगे तो ये कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। इसी को कह देते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको कह देते हैं साउथ हेमिस्फीयर। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देते हैं। अगर हम देशांतरी विस्तार देखें, क्योंकि ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर होता है ये भारत का देशांतरी विस्तार। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा देशांतर क्या होते हैं। जैसे ये हमने आपको बताया कि दो गोलार्ध हो गए, उत्तरी और दक्षिणी। इन्हीं गोलार्धों में रेखाएं होती हैं जिनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो भारत जिस रेखा से शुरू हुआ और जिस रेखा पे समाप्त हो गया उसको कहेंगे अक्षांशी विस्तार। देशांतरी रेखाएं ऐसे होती हैं, वास्तव में ये वृत्त होते हैं, रेखा नहीं होती। तो भारत जिस देशांतर से शुरू हुआ और जिस देशांतर पे समाप्त हुआ भारत का विस्तार उसको कह देते हैं भारत का कहलाएगा। जैसे ये देशांतर भारत का, यहाँ से ये देशांतर रेखाएं हैं, अगर भारत का विस्तार यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है तो इसको कह देंगे भारत का देशांतरी विस्तार। अर्थात भारत का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो विस्तार होगा वो देशांतरी विस्तार कहलाएगा और जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार होगा उसे हम अक्षांशी। सबसे पहले जानते हैं कि भारत वास्तव में स्थित कहाँ पे है। अगर हम अपनी पृथ्वी मान लें कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो सबसे पहले कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है हमको ये जानना जरूरी है। तो भारत, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि भारत किस गोलार्ध में, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का मतलब ये होता है कि एक तो उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला हिस्सा प्लस पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी मतलब इधर साइड वाला। तो भारत की स्थिति ये है, यहाँ पे भारत की स्थिति है। इसको क्या कहते हैं, भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत का विस्तार है। अब भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ये जानना है हमको। तो सबसे पहले भारत का जो दक्षिणी विस्तार है मुख्य भूमि में हम देखें भारत का अक्षांशी विस्तार जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का, उसे कहते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है और कन्याकुमारी का अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांश के साथ नॉर्थ लगाएंगे तो भारत कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के साथ शुरू होता है और उत्तर की ओर जब हम बढ़ते जाएंगे तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो कहलाता है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल वास्तव में स्थित कहाँ पे है, लद्दाख में। इंदिरा कौल का अगर हम अक्षांशी विस्तार देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये है इंदिरा कौल का अक्षांशी विस्तार। तो ये हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। भारत 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। और जो उत्तरतम बिंदु है मतलब नॉर्दर्न पॉइंट, वो है हमारा इंदिरा कौल। इंदिरा कौल पड़ता है हमारा लद्दाख में। ये हो गई हमारी अक्षांशी विस्तार। अब आते हैं देशांतरी विस्तार। तो भारत का अगर हम देखें सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात पड़ता है। गुजरात, भारत की गुजरात में स्थिति, जो भारत में गुजरात की स्थिति है वो पश्चिमी राज्यों में है। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। वहीं हम पूर्वी राज्यों में देखें तो हमारा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है भारत का सबसे पूर्वी राज्य। तो देशांतरी विस्तार जो भारत का है वो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पड़ता है। अब गुजरात में देखें तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो भारत का है उसको कह देते हैं गुहार मोती। आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाए, गुहार मोती या फिर गौर मोती या फिर सरक्रीक, तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। गुहार मोती जो है गुजरात में पड़ता है और यहाँ का देशांतर कितना है,
68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, मतलब पूर्वी देशांतर। क्योंकि आपको बताया था ये अगर 0 डिग्री देशांतर हो गई तो इसके इधर की ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाएंगी, इधर की ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर। तो 0 डिग्री से पूर्व में भारत स्थित है, इसलिए पूर्वी देशांतर। तो भारत का विस्तार शुरू होता है गुजरात के गुहार मोती से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से देशांतरी विस्तार चालू होता है। अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट तक जाके हमारा देशांतरी विस्तार है, ये भी पूर्व है, ईस्ट। ये सभी पूर्वी देशांतर भारत का विस्तार है। तो भारत का अभी तक हमने जाना भारत का उत्तरी बिंदु हम देखेंगे इंदिरा कौल लद्दाख में, दक्षिणी बिंदु देखेंगे कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तमिलनाडु में, पूर्वी बिंदु देखेंगे हम तो अरुणाचल प्रदेश में किबीथू जो भारत का पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु का विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। और अगर हम पश्चिमी बिंदु देखें तो गुहार मोती गुजरात में, जिसका विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये था हमारा भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार। अब अगर हम भारत की लंबाई और चौड़ाई देखें कि भारत की वास्तव में स्थिति क्या है, तो भारत में अगर एक रेखा खींची जाए जो उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु को मिला देगी, तो इस रेखा की लंबाई होगी 3214 किलोमीटर। ये भारत की लंबाई वाली स्थिति हो गई। अगर भारत की चौड़ाई की स्थिति जाननी है तो हम इन बिंदुओं को मिला देंगे, अर्थात भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं को हम मिला देंगे। अगर जब पूर्वी और पश्चिमी बिंदु को मिलाएंगे तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी 2933 किलोमीटर। ये था हमारा भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार, और भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। दूसरी बात अब हम ये जानेंगे कि भारत के अब अंदर की स्थिति क्या है। हमने ऊपर से तो जान लिया भारत ऐसा है, कहाँ से कहाँ तक है। अब आते हैं कि भारत की अंदर की स्थिति क्या है। भारत में आपको पता है कि भारत में राज्य पाए जाते हैं 28 और 8 पाए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिनको यूनियन टेरिटरीज कह देते हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में पाए जाते हैं। राज्यों में आप सबको पता होगा, जैसे हम यहाँ पे आते हैं ऊपर तो जम्मू कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरिटरीज पड़ जाती है हमारी। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारा पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, इधर हमारा हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इधर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के नीचे आएंगे गोवा के नीचे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे आ जाते हैं सिक्किम। इस तरह भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति जानें तो आपको पता है कि ये जो हमारा हिस्सा पड़ता है ये पड़ जाता है जम्मू कश्मीर का हिस्सा। पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो गया, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश हमारा पड़ता है दिल्ली। तीसरा केंद्र शासित प्रदेश हमारा हो गया दिल्ली। अगर हम चौथे केंद्र शासित प्रदेश की ओर देखें तो गुजरात में दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली दोनों एक ही हैं, हो गए हैं अब। तो हमारे हो गए 4 केंद्र शासित प्रदेश। पांचवा हम यहाँ पे देखते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का एक द्वीप है, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का लक्षद्वीप। अगर हम छठवां यूनियन टेरिटरी देखें, केंद्र शासित प्रदेश देखें तो अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार ये भी द्वीप है भारत का और केंद्र शासित प्रदेश है। 6 हो गए। उसके बाद 7वां, ये हमारा 7वां केंद्र शासित प्रदेश पड़ेगा चंडीगढ़। और हमारा 8वां जो केंद्र शासित प्रदेश पड़ जाता है वो है पुदुचेरी। पुदुचेरी या पांडिचेरी जिसे कह देते हैं। वास्तव में पांडिचेरी का विस्तार 3 राज्यों में है। पांडिचेरी है केंद्र शासित प्रदेश एक, मगर उसका विस्तार 3 राज्यों में है। पांडिचेरी का एक जिला मिलेगा यहाँ पे माहे जिला मिलता है केरल में। उसके बाद पुदुचेरी और कराईकल ये दोनों मिलेंगे आपको तमिलनाडु में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक जिला मिलेगा यनम। तो कुल मिला के पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले पाए जाते हैं, माहे केरल में, और उसके बाद पुदुचेरी कराईकल पाया जाएगा हमारा तमिलनाडु में, और उसके बाद यनम पाया जाएगा आंध्र प्रदेश में। ये थे भारत की स्थिति, विस्तार, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में हमने जाना। अब देखते हैं भारत के आस पड़ोस में क्या स्थिति है। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत का निचला हिस्सा पूरा हिंद महासागर है। हिंद महासागर भारत को घेरे हुए 3 ओर से, ये हिस्सा और ये हिस्सा। अच्छा, भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप मतलब वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो। भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप है, क्योंकि ये हिस्सा ये सब जल से घिरा हुआ है। वास्तव में यह जल है हिंद महासागर, और हिंद महासागर ही 2 शाखाओं में अर्थात 2 छोटे भागों में बांट दिया जाता है। क्षेत्रीय नाम दे दिए जाते हैं 2 छोटे भागों में।
अगर भारत के पश्चिम की ओर देखें तो पश्चिम की ओर स्थित है अरब सागर, जो कि भाग है हिंद महासागर का। और अगर पूर्व की ओर देखें तो पूर्व की ओर स्थित है बंगाल की खाड़ी। पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी स्थित है, पश्चिम की ओर स्थित है अरब सागर, और दक्षिण की ओर देखें तो पूरा हिंद महासागर ये भारत को घेरे हुए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक ईस्ट तक फैला हुआ है भारत का पूर्वी देशांतर या देशांतरी विस्तार। दरअसल देशांतर जो होते हैं किसी देश का समय निर्धारित करते हैं, कि जो भी देशांतर जाते हैं उससे किसी देश का समय निर्धारित होता है। तो भारत का जो वास्तव में समय निर्धारित होता है वो भी एक देशांतरी विस्तार है, जिससे भारत का हम समय निर्धारित करते हैं कि कैसे भारत का समय कितना होगा, किस रेखा को हम भारत का समय मानेंगे। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो ऐसे गुजर रही है। ये हो गई भारत की मानक समय रेखा। इस मानक समय रेखा का नाम है 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत का मानक समय रेखा है, जिससे भारत का समय निर्धारित होता है। वास्तव में रेखा बीच में इसलिए रखी गई क्योंकि ये 97 डिग्री पे है और यहाँ पे 68 डिग्री पे है। अगर हम देखें तो लगभग 30 देशांतर का अंतर हो जा रहा है। अगर इनमें से किसी को हम रखते हैं तो भारत में एक ही समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है भारत के अंदर। इसीलिए बीच का रास्ता अपनाया गया और बीच की रेखा को भारत की मानक समय रेखा बना दिया गया। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट। ये गुजरती कहाँ से? आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा किस जगह से गुजर रही। गुजर तो पूरे भारत से लगी है, मगर एक स्थान को इसमें निर्धारित कर दिया गया कि यहाँ से हम समय लेंगे अपने देश का। तो आपके एग्जाम में आ जाए इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, या तो आपके प्रश्न पत्र में आएगा प्रयागराज, या तो नैनी, या तो मिर्जापुर के समीप लिख के कुछ भी आ जाए, ये आपका होगा यहाँ से भारत का देशांतर 82.5 डिग्री ईस्ट, जहाँ से भारत का समय निर्धारित होता। अब 82.5 डिग्री ईस्ट ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजर रहा है। अब जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो ये रेखा कि 82.5 डिग्री ईस्ट से भारत का समय निर्धारित होता है, भारत की मानक समय रेखा है। दूसरा, गुजरती कहाँ से है? प्रयागराज से, नैनी से, या फिर मिर्जापुर के समीप से, यहाँ से गुजर रही भारत की मानक समय रेखा। तीसरी चीज़ हमको ये जाननी है कि भारत की जो मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है। तो भारत की मानक समय रेखा गुजर रही 5 राज्यों से भारत की। एक तो उत्तर प्रदेश, एक मध्य प्रदेश, एक है छत्तीसगढ़, एक है उड़ीसा और एक है आंध्र प्रदेश। तो भारत के 5 राज्य हो गए जिनसे गुजर रही है भारत की मानक समय रेखा। ये थी हमारी भारत की मानक समय रेखा। और भारत का जो मानक समय है वो वास्तव में लंदन की ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है। भारत का समय क्यों आगे रहता है? क्योंकि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर हो जाता है। मतलब अगर हम 1 डिग्री देशांतर पीछे जाएंगे तो समय 4 मिनट घट जाएगा। 1 डिग्री देशांतर आगे जाएंगे पूर्व की ओर तो समय 4 मिनट बढ़ जाएगा। तो आप जब देखेंगे 82.5 को हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे लगभग निकल के आएंगे 300 मिनट। तो उसको जब हम घंटे में कन्वर्ट कर देंगे 330 मिनट शायद आएगा। तो आपका 5.5 घंटा जो है समय वो भारत का आगे होगा, क्योंकि 1 देशांतर पे 4 मिनट का अंतर होता है। अब आपको पता है जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्व में हम आ रहे हैं। तो 82.5 सबसे पहले 82 का गुणा 4 से कर लेते हैं, 328 मिनट। ये आधा देशांतर और बच रहा है। 1 देशांतर पे 4 मिनट होता है तो आधे देशांतर पे 2 मिनट, तो 330 मिनट हो गए। 330 मिनट भारत का समय आगे होगा। कहाँ से? लंदन के समय से। इसीलिए 330 मिनट को जो हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5 घंटे 30 मिनट भारत का समय लंदन के समय से आगे रहता है। ये था भारत का 86 देशांतरी विस्तार। भारत का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर विस्तार, सागर कौन से हैं, महासागर कौन से हैं, और भारत की मानक समय रेखा। अब हम बढ़ते हैं आगे भारत के विस्तार के बारे में। अब हम जानेंगे भारत के क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें पूरे विश्व में तो भारत का स्थान 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो पूरे विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देश कौन से हैं? सबसे पहले देश है रूस। रूस के बाद आता है कनाडा। कनाडा के बाद अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के बाद चीन। चीन के बाद ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। अर्थात भारत पूरे विश्व में 7वीं पोजीशन पे है क्षेत्रफल के मामले में। जबकि जनसंख्या के मामले में चीन
पूरे विश्व में प्रथम है और चीन के बाद भारत। तो जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल के मामले में भारत का स्थान 7वां है। अब जैसे हमने अभी आपको बताया था कि भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु। उत्तरी बिंदु मैंने आपको भी बताया कि कन्याकुमारी या फिर इसी को कह देते हैं केप कुमोरिन या फिर कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ था। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, जबकि भारत का दक्षिणतम मतलब सबसे दक्षिण में बिंदु जो है वो पाया जाता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार क्षेत्र में। निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश जो है इसको कह देते हैं इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। ये निकोबार में पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि यहाँ तो 8 था, 8 से हम और नीचे आ गए तो यहाँ पे कहीं 6 की स्थिति होगी। इसलिए भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है तो कन्याकुमारी होगा या फिर केप कुमोरिन, और अगर दक्षिणतम बिंदु पूछ ले तो इंदिरा पॉइंट या 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये हो गई भारत के विस्तार की बात। अब भारत के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जिसे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा भी कह देते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। ये देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, यह है भारत की कर्क रेखा बनाई हमने। तो सबसे पहले कर्क रेखा में मिलेगा गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत के कुल मिला के 8 राज्यों से गुजर रही है हमारी कर्क रेखा। उसके बाद अब हम जानते हैं भारत की सीमाओं के बारे में कि भारत की सीमाएं कितनी हैं। आपको पता है कि यहाँ तक तो समुद्री तट मिलता है कच्छ के रण तक। उसके बाद ये जो सीमा हमारी बचती है, यहाँ तक तो कोई समुद्र नहीं है ना, यहाँ तक आएंगे तो यहाँ तक कोई समुद्र हमको नहीं मिलेगा। तो ये भारत की हो गई स्थलीय सीमा, जो स्थलीय बॉर्डर बनाए है भारत, मतलब वहाँ पे भारत का समुद्र नहीं है। तो समुद्र जहाँ पे नहीं है अर्थात तो भारत की स्थलीय सीमा है। उससे जो भी देश सीमा बनाते हैं स्थल के द्वारा बनाते हैं, ना कि जल के द्वारा। तो स्थलीय सीमा भारत की कितनी है? 15,200 किलोमीटर, जो गुजरात से चालू होके हमारे यहाँ त्रिपुरा तक जाएगी। ये भारत की स्थलीय सीमा हो गई। अगर हम तटीय सीमा की बात करें, अब तट क्या होते हैं? वे सीमाएं जो समुद्र तट को लगती हैं उसको कह देते हैं तट। अब यहाँ पे आप देखिए गुजरात से समुद्र तट लग जाता है भारत का। ये पूरा तटीय क्षेत्र है, क्योंकि आपको पता है यहाँ अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, तो ये पूरा तटीय क्षेत्र है भारत का। अब अगर तटीय क्षेत्र में देखें तो भारत की तटीय सीमा जो है वो 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा है। मगर ये तो भारत की मुख्य भूमि की तट है, जो गुजरात से शुरू होकर यहाँ तक आई उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक। ये है भारत का मुख्य भूमि का तट। क्या भारत में सिर्फ मुख्य भूमि के पास तट हैं? नहीं, यहाँ पे हमारा पड़ता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो भी भारत का हिस्सा है, लक्षद्वीप के पास भी तट है। अंडमान निकोबार के भी पास तट हैं। तो भारत की जो अगर पूर्ण रूप से द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। जब सिर्फ मुख्य भूमि की बात करेंगे तो वहाँ पे लंबाई होगी 6,100 किलोमीटर, और जब तटों से द्वीपों सहित बात कर लेंगे भारत की तट रेखा की लंबाई की तो 7,516 किलोमीटर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई आ जाएगी 7,516 किलोमीटर। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों का। अब देख लेते हैं भारत में तट कितने राज्यों के पास है। तो सबसे पहले यहाँ हमने देखा है गुजरात है, गुजरात के पास तट हो गया। यहाँ पे आपको पता है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पास भी तट है। नीचे आएंगे तो छोटा सा राज्य गोवा है, गोवा के पास भी तट है। गोवा के बाद यहाँ आएंगे तो कर्नाटक, कर्नाटक के पास भी तट है। कर्नाटक के बाद केरल, केरल के पास भी तट है। या इधर देखेंगे आप लोग तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के पास भी तट है। इधर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के पास भी तट है। इधर देखेंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा के पास भी तट है, थोड़ा सा पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र। तो भारत के इतने तटीय राज्य हैं। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य के पास है, या तो भी पूछ ले संपूर्ण भारत में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। जब कभी भी संपूर्ण भारत की बात करेगा तो वो मुख्य भूमि प्लस द्वीपों की भी बात करेगा। अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य होगा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार। यहाँ की तटरेखा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। तटरेखा सबसे ज़्यादा किसके पास होगी? अंडमान निकोबार की। मगर ये हमारा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राज्यों में बात करें कि राज्यों में सर्वाधिक तटरेखा किसके पास होगी, तो राज्यों में सबसे ज़्यादा तटरेखा गुजरात के पास। आप देखिए यहाँ से चालू होके ऐसे आ रहा है, ये गुजरात की तटरेखा राज्यों में सबसे ज़्यादा है। सबसे कम, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम गोवा, इसलिए गोवा की तटरेखा सबसे कम है।
तो ये था हमारा भारत का तटों के बारे में, कर्क रेखा के बारे में, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तटीय सीमा कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितने पोजीशन पे आता है, भारत की जनसंख्या कितने पोजीशन पे आती है। तो ये था भारत का हमारा। अब हम जानेंगे भारत की सीमाओं के बारे में कि भारत कितने विदेशों से सीमाएं शेयर करता है। अब हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कि भारत के कौन से पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत का पड़ोसी पश्चिम में पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से सीमा बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए गुजरात, ये हिस्सा हमारा हुआ गुजरात का। तो एक तो पाकिस्तान गुजरात से सीमा बनाएगा। गुजरात के ऊपर आएंगे तो ये हिस्सा हमारा कहलाता है राजस्थान। राजस्थान के ऊपर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के ऊपर जम्मू कश्मीर और थोड़ा सा हिस्सा लद्दाख का। तो पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इतने राज्यों के साथ हमारा पाकिस्तान सीमा बनाएगा। और जो पाकिस्तान भारत के बीच में सीमा है, इसको कह देते हैं रेड क्लिफ सीमा। इसको कह देते हैं रेड क्लिफ सीमा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद आते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मात्र एक जगह से भारत को सीमा को टच करता है, वो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का लद्दाख। लद्दाख अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। इस रेखा को कह देते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा द्वारा अफगानिस्तान भारत के लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। अफगानिस्तान के बाद हम आते हैं चीन। अब चीन भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? तो चीन में हम देखेंगे सबसे बड़े वाला पड़ जाता है लद्दाख। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के किन राज्यों के साथ चीन सीमा बनाएगा? सबसे ऊपर लद्दाख, फिर हिमाचल, थोड़ा सा हिस्सा उत्तराखंड का, फिर ये निकला हुआ जो हिस्सा है ये सिक्किम है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश। इतने राज्यों के साथ चीन सीमा बना रहा है। चीन के बाद हम देखते हैं नेपाल। अब आपको पता है ये स्थिति है नेपाल की। तो नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाएगा? तो नेपाल भारत सबसे पहले उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ आपको पता है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पे बिहार टच होता है, बिहार, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, ये सिक्किम और उत्तराखंड, ये भी तो टच कर रहा है। तो नेपाल 5 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। उसके बाद हम देख लेते हैं भूटान की स्थिति कि भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। ये हमारा देश पड़ जाता है भूटान। तो भूटान सबसे पहले हम देखेंगे तो ये सिक्किम पड़ रहा है हमारा, इधर सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर हमारा हो गया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये हिस्सा पड़ जाता है हमारा असम और ये हिस्सा पड़ जाता है पश्चिम बंगाल। तो भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों के साथ भूटान सीमा बनाता है। अब आते हैं, बात करते हैं म्यांमार की। ये हिस्सा पड़ जाता है म्यांमार का। अब म्यांमार भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सबसे पहले तो यहाँ तक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन राज्यों के साथ म्यांमार सीमा बनाता है। उसके बाद आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा भारत के साथ बांग्लादेश ही बनाता है। सर्वाधिक लंबाई की सीमा किसकी? भारत के बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश किसके साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल, ये हिस्सा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और ये हिस्सा असम का। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा, क्योंकि ये त्रिपुरा है, यहाँ भी बांग्लादेश, यहाँ भी बांग्लादेश, यहाँ भी बांग्लादेश। तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य होगा त्रिपुरा। तो ये थी भारत की सीमाएं कि भारत किसके साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये थी भारत की सीमाओं के बारे में। अब हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स भारत के बारे में, जो भारत की राष्ट्रीय चिन्ह है या राष्ट्रीय जो भी विरासत है भारत की। सबसे पहले देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कहलाता है बाघ। राष्ट्रीय विरासत पशु है भारत का हाथी। राष्ट्रीय पक्षी भारत का मोर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जबकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होगा। और भारत की राजभाषा हिंदी है। भारत की जो लिपि है वो देवनागरी है। और भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो सत्यमेव जयते है। और भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। ये थे भारत के स्मारक या फिर भारत के चिन्ह या फिर भारत को जिससे डिनोट किया जा सकता है। ये क्लास आपके लिए यूपी SSC PET या फिर आप वीडियो का री एग्ज़ाम दे रहे हैं SSC GD, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इन हमारी कक्षाओं को देख सकते हैं। धन्यवाद।